हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए थ्योरी का चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीडीपी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कोहलबर्ग की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। भाई, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उसको हम थ्योरी के रूप में डिस्कस करने वाले, सारे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जितने भी थ्योरी चैप्टर रहेगा पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन कोहलबर्ग की थ्योरी से यू टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टेलीग्राम पर अगर आप लोगों ने अभी तक कनेक्ट नहीं किया, शिक्षा फॉर नौकरी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पर, और वेबसाइट पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ये नोट्स मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, साथ साथ आपको टेलीग्राम पर भी पीडीएफ मिल जाएगा, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीडीपी से रिलेटेड शिक्षा फॉर नौकरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कोहलबर्ग थ्योरी जो रहेगी उत्तराखंड टेट के लिए। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है भाई, लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है कोहलबर्ग ने, क्या क्या इनके मेन सिद्धांत है, क्या इनके चरण है, कितने इनके लेवल हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो देखो भाई, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो बोला जाता है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत के नाम से ये जाना जाता है। क्लियर होगी बात। पिछले हम प्रीवियसली 2 थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहली थ्योरी हमारे पास है पियाजे की। तो पियाजे का सिद्धांत क्या कहा जाता है भाई, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इसके साथ साथ हमने वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ी, जिसको हम सोशो कल्चर थ्योरी बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आते हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग कहलाते हैं भाई मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि नैतिक विकास सिद्धांत को देने वाले। तो देखो भाई, बाल यू टेट परीक्षा में बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में एक प्रमुख विषय है। यहाँ पर देखो लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछा जाता है। अब कोहलबर्ग का सिद्धांत का अवलोकन करते हैं कि क्या क्या ओवरव्यू है, इसके बारे में जानते हैं भाई। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास के 3 चरणों पे संरचित है भाई, 3 चरणों में दिया गया, यानी कि 3 इसके स्टेज। देखो भाई, 3 स्टेज दिए गए हैं इसमें। उसके बाद इन तीनों स्टेज में, हर एक स्टेज में 2 लेवल दिए गए हैं। तो ये हमें समझना है। 3 स्टेज हैं, तीनों स्टेज में 2-2 लेवल हैं, तो कितने हो गए 6 तो लेवल हो गए और 3 स्टेजेस हो गई। कई बार यही पूछ लेता है, इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि कितने नैतिक विकास के कितने स्तर हैं और कितने स्टेजेस दिए गए हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में कोहलबर्ग के। ठीक है भाई, कोहलबर्ग की थ्योरी में कितने लेवल्स हैं और कितने स्टेजेस हैं, ये सब चीज़ें पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 3 तो लेवल दिए गए हैं और 6 स्टेजेस दी गई हैं। क्लियर हो गई बात। तो इनका जो पहला स्तर है, पहला जो लेवल है, उसको हम बोलते हैं पूर्व संविधानिक नैतिकता, या प्री कन्वेंशनल स्टेज बोल दो इसको, ये प्री कन्वेंशनल मोरालिटी आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें पहला जो चरण आता है वो क्या है, फिर उसमें हम देखेंगे दूसरा चरण क्या आता है। इसी प्रकार से हमारे पास लेवल 2 आएगा और उसमें हमारे पास 2 और चरण आएंगे। तो इस तरीके से हमें बात करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्री में क्या होता है, प्री कन्वेंशनल में इन्होंने क्या बोला है। उसके बाद हम देखेंगे प्री कन्वेंशनल के बाद आता है कन्वेंशनल, और उसके बाद आएगा पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री संवैधानिक नैतिकता जो चरण दिया गया है, जो स्तर दिया गया है, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से चरण आएंगे। ठीक है भाई। तो पहला देखते हैं आज्ञा पालन और सजा अभिमुख। तो पहली स्टेज बोलती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब है भाई, सबसे पहले जो नैतिक विकास की थ्योरी कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है, तो इन्होंने बताया है कि बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास के साथ क्या क्या चीज़ें और डेवलप करता है, नैतिक विकास को भी डेवलप करता है। और नैतिक विकास कैसे आता है भाई, समाज में अपने आप को स्थापित करना। ठीक है, कुछ मूल्यों के साथ में जीना, वो क्या कहलाता है, हमारी मोरालिटी कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। तो पहला चरण जो दिया है इन्होंने, इसमें बोला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब, वो आज्ञा पालन और सजा अभिमुख। तो देखो, नैतिक तर्क सजा से बचने पर आधारित होती है। क्या कहने का मतलब है, जो नैतिक तर्क है वो किसी भी पनिशमेंट से बचने पर आधारित होती है। हम मूल्यों का तभी पालन करते हैं जब हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई हमें सजा मिल जाएगी, तो हमें इन मूल्यों का पालन करना है। कार्यों का मूल्यांकन उनके प्रत्यक्ष प्रमाणों से किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा खिलौना नहीं चुराता है ताकि उसे सजा ना मिले। अब बात समझ में आ गई आपको कि देखो मूल्य क्या है बच्चे के, कि भाई वो तभी तक खिलौने को नहीं चुरा रहा है जब तक उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, पनिशमेंट, यानी कि सजा जुड़ी हुई है। अगर बच्चे को पता चल जाए कि अगर मैं खिलौना चुरा लूँगा तो मुझे सजा नहीं मिलेगी, तो बच्चा क्या करेगा भाई, अपने मूल्यों को, अपने नैतिक मूल्यों को, अब मूल्य क्या है भाई, मूल्य ये है कि हमें चोरी नहीं करनी है। बच्चा यहाँ क्या कर रहा है कि अपने मूल्यों को केवल तभी याद रख रहा है जब उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, पनिशमेंट जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको बोला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञा पालन और सजा अभिमुखता। इसीलिए ही बोला गया है कि जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, वो तभी तक है जब तक उसके साथ में पनिशमेंट जुड़ा हुआ है। बच्चा या कोई भी बड़ा तभी तक उस मूल्यों को
फॉलो कर रहा है, पालन कर रहा है उसका, जब तक उसके साथ में पनिशमेंट है। अगर पनिशमेंट हट गया तो वो मूल्य भी हट जाएगा। तो ये कोहलबर्ग समझा रहे हैं। देखो भाई, इनकी मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ना, जो नैतिक विकास की जो थ्योरी है, वो एक प्रकार से प्रैक्टिकल थ्योरी है। प्रैक्टिकल थ्योरी है कि किस प्रकार से मूल्यों का पालन किया जाता है समाज में, तो उसके बारे में कोहलबर्ग ने बेसिकली बताया है। तो ये दूसरे चरण में बोलते हैं व्यक्तिकता और विनिमय, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। कहने का क्या मतलब है, व्यक्ति पहचानते हैं कि विभिन्न लोगों के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है। नैतिकता पारस्परिक संबंधों पर आधारित होती है। भाई देखो, जो नैतिकता होती है वो संबंध, यानी कि हम किसी और के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वहाँ हम कुछ वैल्यूज़ रखते हैं, कुछ मूल्य रखते हैं। किस लिए रखते हैं कि भाई हमारी इमेज, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरों की नज़रों में अच्छी बने। तो यही बोला है कोहलबर्ग ने कि व्यक्तिकता और विनिमय। अब कहने का मतलब है, उदाहरण, एक बच्चा एक मित्र की मदद करता है ताकि बदले में वह उपकार प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर क्या हुआ, नैतिकता इसलिए हुई, दूसरे मित्र की मदद इसलिए हुई है कि वो दूसरा भी आपको मदद कर सके टाइम पर, या फिर बदले में आपको किसी प्रकार का उपकार कर सके या उपहार दे सके। तो यहाँ पर ये बात हो गई इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपने किसी को कुछ दिया तो बदले में आप उससे कुछ उम्मीद कर रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर दो चरण हो गए हैं और पहला स्तर है, यानी कि पहला स्तर यानी कि लेवल हो गया हमारा फर्स्ट। जो फर्स्ट लेवल में क्या था, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। अब इसमें दो चरण आए, दो स्टेजेस आई, जिसमें पहला क्या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है, और दूसरा क्या है यहाँ पर व्यक्तिकता और विनिमय, यानी कि इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आता है लेवल 2 स्तर, दूसरा आता है मोरालिटी का। अब ये क्या कन्वेंशनल मोरालिटी है। अब इसका जो चरण आएगा, इसमें अच्छे पारस्परिक संबंध, यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखो यहीं से इंपॉर्टेंट है भाई, यही समझना है, यही चरण पूछ लिए जाते हैं इन्हीं का नाम देके कि ये कौन से चरण में पूछा कहा गया है कोहलबर्ग के। तो यही हमें समझना है। तो स्तर दूसरा आ गया है हमारे पास, यानी कि लेवल 2 आ गया है, कन्वेंशनल मोरालिटी। तो इसमें अच्छे पारस्परिक संबंध, स्टेज कौन सी आ गई है, तीसरी। तो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नैतिकता सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिका को निभाने से परिभाषित होती है। तो भाई सीधी सी बात है, नैतिकता किस पर डिपेंड करती है कि भूमिका निभानी है, हमें समाज में अपनी भूमिका निभानी है, वही नैतिकता है। संबंध बनाए रखने और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है नैतिकता के माध्यम से। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति दूसरे के प्रति दयालु व्यवहार करता है ताकि उसे अच्छा व्यक्ति माना जाए, यानी कि अपनी पहचान स्थापित करना, अपने मूल्यों को स्थापित करना केवल तभी तक ही सीमित है जब तक कि वो व्यक्ति अपने बिहेवियर को अच्छा दिखाना चाहता है, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है समाज में। तो मूल्य बस वही है, नैतिकता केवल वही है। नैतिकता सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिका को निभाने के लिए है, वरना कोई नैतिकता का पार्ट नहीं पड़ता है भाई। यहाँ पर संबंध बनाए रखने और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है कि लोग अपनी पहचान बनाते हैं इसलिए कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, उसके मूल्य बहुत अच्छे हैं, उसमें नैतिकता की भावना है, दूसरों की मदद करता है, तो उसका कैरेक्टर अच्छा घोषित कर दिया जाए। इसीलिए जो पर्सन है वो समाज में मूल्यों की बात करता है, यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अच्छे पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। अब चरण आता है फोर्थ, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अब नैतिकता क्यों करी जाती है भाई, कानून का पालन करने के लिए, अधिकार का सम्मान करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। इसके माध्यम से नैतिक तर्क समाज में नियम और कानूनों के महत्व पर विचार करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति चोरी नहीं करता क्योंकि यह कानून के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है। तो देखो, चोर या कोई भी व्यक्ति चोरी क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है अगर चोरी करेगा तो पुलिस आ जाएगी भैया, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो ये कानून के खिलाफ हो गया। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बंदा क्या नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, इसीलिए बस वो अपने मूल्यों का पालन कर रहा है। इस प्रकार से कोहलबर्ग बोल रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्तियों की इसी प्रकार की सोच होती है कि मैं कोई क्राइम तब तक नहीं कर रहा हूँ जब तक मेरे ऊपर अनुशासन न लगा हो, या फिर जो सोशल व्यवस्था बनाई गई है, मेंटेनिंग सोशल लॉ, केवल उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ही लोग कानूनों का पालन कर रहे हैं, अधिकार का सामना कर रहे हैं और सामाजिक व्यवस्था रखने पर जोर दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा चरण। अब आता है हमारे पास लेवल 3। हम कोहलबर्ग के थर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल बोलते हैं, उत्तर संवैधानिक नैतिकता बोलते हैं। अब इसमें चरण आता है 5वां, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। अब इसको समझते हैं क्या है। व्यक्ति कानूनों और नियमों को समाज में सुधार के लिए लचीले साधन के रूप में देखता है, ठीक है भाई। नैतिक तर्क महान भलाई और व्यक्तित्व अधिकारों पर विचार करता है। उदाहरण से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये चरण, कि एक व्यक्ति एक कानून को बदलने का समर्थन करता है जिससे वह अन्यायपूर्ण और व्यक्तिगत अधिकारों का हनन मानता है।
क्लियर हो गई बात कि एक व्यक्ति कानून को बदलने में का समर्थन तभी करता है जिससे कि वह अन्यायपूर्ण, अगर कोई भी बात अन्यायपूर्ण हो रही है और व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो रहा है तभी वो कानून को बदलने का ही समर्थन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो नैतिक तर्क महान भलाई और व्यक्तिगत अधिकारों का विचार करता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक सिद्धांत यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है, यानी कि स्टेज 6 नैतिक जो नैतिकता का तर्क है वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए अमूर्त तर्क पर आधारित होता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है आपको पता है, जो पियाजे के लास्ट स्टेज की बात की जाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोला जाता है। व्यक्ति स्वचनित नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं भले ही वे कानून के साथ संघर्ष करें। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति नैतिक रूप से गलत माने जाने वाले कानून के खिलाफ नागरिक अवज्ञा में शामिल होता है। अब देखो यहाँ के ये जो सार्वभौमिक सिद्धांत है इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व स्वचनित नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। स्वचनित यानी कि अपने द्वारा जो नैतिक सिद्धांत बनाए गए हैं केवल उन्हीं का ही पालन करते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत में, भले ही वे कानून के साथ संघर्ष करें। कहने का मतलब है कि चाहे उन्हें कानून के नियमों के अगेंस्ट जाना पड़ जाए लेकिन वो केवल उन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हैं जिनको वो अपने आप चूज करते हैं, अपने आप स्वचालित करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति नैतिक रूप से गलत जाने वाले कानून के खिलाफ नागरिक अवज्ञा में शामिल होता है, यानी कि कानून के जो नियम बने हैं उसको भी आगे बढ़ जाते हैं, उन नियमों को भी पीछे कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट आ जाता है। बात क्लियर होगी। तो ये कौन सा चरण है? ये लास्ट चरण है, ये स्टेज 6 है हमारी। और लेवल कौन सा था हमारे पास? लेवल था यहाँ पर 3। तो कितने लेवल हो गए हमारे पास? 3 लेवल हो गए। एक बार और दोबारा से हम लोग इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं भाई कि 3 हमारे पास लेवल हो गए और चरण कितने हो गए हमारे पास? 6 चरण हो गए। आई होप क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ आपको देखो बस ये समझना है कि किस प्रकार से हमें मूल्यों का पालन करना है यहाँ पर, ठीक है। मूल्यों को किस प्रकार से हमें समाज में दिखाना है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। बात क्लियर हो गई कि जो कोहलबर्ग ने ये बताया कि मूल्यों को किस प्रकार से व्यक्ति समाज में देखते हैं और किस प्रकार मूल्यों का पालन करते हैं। तो देखो पहले स्तर में क्या बताया गया था इन्होंने, आज्ञा पालन और ओबीडियंस एवं पनिशमेंट, कि तब तक मूल्यों का पालन होगा जब तक ऊपर से पनिशमेंट आ रहा है। दूसरी बात क्या है? व्यक्तिगत विनिमय, यानी कि एक व्यक्ति तभी मूल्यों का पालन करेगा या किसी की रिस्पेक्ट तभी तक करेगा या किसी की हेल्प तभी तक करेगा जब तक उसे बदले में कोई दूसरी चीज़ मिल जाएगी। तो ये हो गया सेकंड स्टेज। अब लेवल आता है 2 जिसमें कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, की अपने अच्छे बर्ताव बनाए रखता है, अपनी अच्छी रिलेशनशिप, अच्छे संबंध बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो ये क्या हो गई? कन्वेंशनल स्टेज हो गई, यानी कि लेवल 2। और चरण आपका कौन सा हो गया? 4 हो गया। स्टेज हो गई आपकी 4। अब आती है हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें चरण की सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि व्यक्ति कानून और नियमों को समाज में सुधार के लिए लचीले साधन के रूप में देखता है। नैतिक तर्क महान भलाई और व्यक्तिगत अधिकारों पर विचार करता है। इसके बाद आता है सार्वभौमिक सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल, कि भाई इसमें क्या होता है कि वो पुलिस के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनसे भी परे चले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना क्या है यहाँ पर व्यक्ति का मानना क्या है? व्यक्ति का मानना यह है कि नैतिक तर्क सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए अमूर्त तर्क पर आधारित होते हैं। हो गई बात क्लियर। अब देखते हैं भाई कोहलबर्ग के सिद्धांत की क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये चीज़ें आप पढ़ोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद केवल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नैतिक विकास के चरण पर डिपेंड करता है, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। दूसरा नैतिक दुविधाएं, मॉरल डिलीमा है, इसको हम बोलते हैं मॉरल डिलीमा। थर्ड आता है संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और फोर्थ आता है नैतिक विकास पर प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस ऑन मॉरल डेवलपमेंट। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। इनको समझ लेते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो इंपॉर्टेंट अवधारणा है। मॉरल डेवलपमेंट स्टेज क्या बोलता है इसमें? कोहलबर्ग के चरण अनुक्रमिक और अपरिवर्तनीय, मतलब हर कोई उन्हें एक क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए देखता है। कि कोहलबर्ग के जो भी स्टेजेस दिए हैं वो क्या है? एक प्रॉपर स्टेजेस में दी गई हैं, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि आगे की तरफ चलती है, क्रमबद्ध रूप में चलती है। अब आता है नैतिक दुविधाएं, मॉरल डिलीमा। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क का आकलन करने के लिए काल्पनिक नैतिक दुविधाओं का उपयोग किया है, जैसे कि प्रसिद्ध हेन्स दुविधा। हेन्स दुविधा यानी कि हेन्स दुविधा का मतलब क्या होता है कि अब मतलब एक सिंपल कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुराने का निर्णय लेता है। ये एक स्टोरी बताई है कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में, एक स्टोरी बताई है जिसको हम हेन्स दुविधा बोलते हैं, हेन्स का नियम बोलते हैं। तो उसमें क्या बोला गया है कि भाई एक व्यक्ति
चोरी करता है, यानी कि अपने मूल्यों के खिलाफ जाता है। क्यों? उसे जाना पड़ता है अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते दवाई के लिए। तो ये क्या है, एक दुविधा है कि वो अपने मूल्यों को छोड़े या फिर अपनी बीवी की जान बचाए। ठीक है, नेक्स्ट संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यक्ति को नैतिक तर्क को समझने और लागू करने के लिए कुछ संज्ञानात्मक मील के पत्थर तक पहुंचना पड़ता है। बिल्कुल बात सही है। नैतिक विकास पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन मॉरल डेवलपमेंट। विभिन्न कारक नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें परिवार, शिक्षा, साथी और संस्कृति भी शामिल है। ठीक है, हालांकि कोहलबर्ग संज्ञानात्मक विकास के महत्व पर अधिक जोर देते हैं। बात क्लियर हो गई, वो संज्ञानात्मक विकास पर ज़्यादा जोर देते हैं मॉरल डेवलपमेंट के साथ में। अब कोहलबर्ग की थ्योरी का शिक्षा में किस प्रकार से एप्लीकेशन किया जाता है ये देख लेते हैं। पहला बात हो गई, पहला पॉइंट है नैतिक शिक्षा के रूप में कोहलबर्ग की थ्योरी को अप्लाई किया जाता है एजुकेशन में। दूसरा, रोल मॉडल के रूप में शिक्षक और माता पिता को नैतिक व्यवहार का मॉडल बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे महत्वपूर्ण वयस्कों को देखकर नैतिक मूल्य सीखते हैं। कहने का मतलब है कि रोल मॉडल बनना चाहिए पेरेंट्स को या टीचर को नैतिक मूल्यों को करने के लिए, जिससे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो अपने एल्डर्स को देखते हैं कि भाई किस भ्रष्टाचार का अगर आप पालन कर रहे हैं तो बच्चे भी करेंगे, अगर आप नैतिकता और मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो बच्चे भी नहीं फॉलो करेंगे। थर्ड आता है आपका चर्चा और बहस। आपको डिस्कशन में लाना चाहिए, कक्षा में नैतिक मुद्दों पर चर्चा और बहस को प्रोत्साहित करें, ताकि छात्र अपने नैतिक तर्क कौशल को विकसित कर सकें। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 4, समर्थन। कि ऐसा एक क्रिएटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना है, आपको एक समर्थ वातावरण बनाना है, कि एक समर्थ और सम्मानजनक कक्षा वातावरण छात्रों को अपने नैतिक तर्क व्यक्त करने और विकसित करने के लिए सुरक्षित महसूस करने में मदद करे। कहने का मतलब है कि एक अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है, जिसमें कि बच्चे जो है अपने जो मूल्य हैं उनको डिस्कस कर सके, अपने जो वैल्यूज़ हैं उसको क्लास में रख सकें, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो ये हुई बात भाई। अब कोहलबर्ग के सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं भाई हर एक थ्योरी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोहलबर्ग किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं। कोहलबर्ग की जो आलोचनाएं हैं इनके लिए कहा गया है कि भाई ये संस्कृत पक्षपात यानी कि कल्चरल बायस्ड है। आलोचना कहते हैं कि कोहलबर्ग का संस्कृत सिद्धांत पश्चिमी व्यक्तिगत संस्कृतियों की और पक्षपाती है और सामूहिक संस्कृतियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कहने का मतलब है ये संस्कृति का पक्षपात करते हैं, कल्चरल बायस्ड हैं। कुछ आलोचक इस प्रकार के तर्क देते हैं। दूसरा, लिंग पक्षपात करते हैं। कोहलबर्ग ऐसा मानना है कि जो कोहलबर्ग हैं वो पुरुष केंद्रित बात ज़्यादा करते हैं और जो फीमेल सेंटर्ड बात नहीं करते हैं। थर्ड, नैतिक विकास बनाम नैतिक तर्क, मोरल बिहेवियर वर्सेस मोरल रीजनिंग, तर्क बनाम व्यवहार। कुछ तर्क करते हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक तर्क पर केंद्रित है, न कि वास्तविक नैतिक व्यवहार पर, जो काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो ये हुई बात। ये कुछ भाई कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो दी गई हैं कि भाई ये संस्कृति यानी कि कल्चर पर ही बेस्ड चीज़ों को बताते हैं। दूसरा, जेंडर बाइज्ड है यानी कि मेल के बारे में ही बात करते हैं। तीसरा, नैतिक व्यवहार और नैतिक तर्क के ऊपर इनकी थ्योरी पर कॉन्ट्राडिक्शन दिया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक समरी देख लेते हैं कि भाई कोहलबर्ग के सिद्धांत से हम क्या सीखते हैं। कि नैतिक तर्क के विकास को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यह संज्ञानात्मक विकास के महत्व पर जोर देता है और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षक के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक सिद्धांत को समझना शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे छात्रों को नैतिक दुविधाओं का सामना करने और मजबूत नैतिक नींव विकसित करने में मदद कर सके। कहने का मतलब है भाई कोहलबर्ग की थ्योरी हमें ये सिखाती है कि भाई जो टीचर्स हैं उनको मूल्य यानी कि मोरालिटी को अच्छे से बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आने वाले टाइम में समाज का गठन बच्चे ही करेंगे। तो इसलिए छात्र अपनी नैतिक दुविधाओं से बाहर आ सके। दूसरा, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कोहलबर्ग। तो ये इनकी समरी है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं बेसिक कि क्या कोहलबर्ग की थ्योरी है। दूसरा, क्या इनके कितने 3 लेवल में दिया गया है। ठीक है, हर एक लेवल में 2-2 चरण दिए गए हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गई हमारे पास में कोहलबर्ग की थ्योरी। आई होप आपको इस समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये नोट्स जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लें और वेबसाइट को भी जाकर रेफर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक